अध्याय 1 बाहरी प्रांगण शिष्य। रात। गोल चांद ऊंचा लटका हुआ था और तारे आसमान में भरे हुए थे। हालांकि तारों की नदी के बीच 9 रंगों की रोशनियां थीं और वे विशेष रूप से चमकदार थीं। आसमान में असामान्य संकेत दिखाई देते हैं, जिसका अर्थ है कि एक दिव्य शरीर उतरेगा। 9 प्रांतों में शाही शहर के शिखर पर सुनहरे कपड़े पहने एक बूढ़ा आदमी अपनी पीठ के पीछे हाथ रखे खड़ा था और वह रात के आसमान की ओर देख रहा था। उसके पीछे इंपीरियल सिटी के हजारों विशेषज्ञ थे। वे सभी आधे घुटनों के बल बैठे थे, मानो किसी आदेश का इंतजार कर रहे हों। बड्स। अचानक रोशनियां संघनित होकर 9 रंगों वाली बिजली में बदल गईं। यह तारों की नदी और आकाश के ऊपर से नीचे की ओर गिरी। उस क्षण काली रात एक सफेद दिन में बदल गई। बिजली गिरने से पहले ही जमीन गड़गड़ाने लगी थी और भयंकर रूप से कांप रही थी। लेकिन वह 9 रंगों वाली बिजली जैसे ही जमीन से टकराई, उसने कोई भयानक नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि वह पूरी तरह से गायब हो गई। उसी समय दुनिया एक बार फिर रात से घिर गई। पहले से चमकीला रात का आसमान थोड़ा काला हो गया, मानो कोई महत्वपूर्ण तत्व निकल गया हो और पहले के उदास दिन फिर से लौट आए हों। बूढ़े की आंखें असामान्य रूप से चमक रही थीं और उसका उत्तेजित शरीर भी कांप रहा था। उसने उस स्थान की ओर इशारा किया जहां बिजली गिरी थी, अजूर प्रांत की सीमाओं के भीतर। आज रात पैदा हुए सभी शिशुओं को इंपीरियल सिटी में वापस ले आओ। जी श्रीमान। गड़गड़ाहट जैसी प्रतिक्रिया क्षितिज से परे गूंज उठी और हजारों इंपीरियल सिटी विशेषज्ञ एज्योर प्रांत की ओर चल पड़े। उन्होंने दिव्य शरीर की तलाश करने और इसे इस्तेमाल के लिए शाही दरबार को देने की शपथ ली। समय बीतता गया। पलक झपकते ही 5 वर्ष बीत गए और हालांकि लोगों को उस वर्ष का भयावह दृश्य अभी भी याद है, लेकिन शाही दरबार की कार्रवाइयों के बारे में किसी को पता नहीं था। 9 प्रांतों में से एज्योर प्रांत की सीमाओं के भीतर अनगिनत स्कूलों में से एज्योर ड्रैगन स्कूल उनमें से एक था। आज एक बार फिर एज्योर ड्रैगन स्कूल के लिए शिष्यों की वार्षिक भर्ती थी। स्कूल के बाहर लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा था। हर बार सबसे व्यस्त लोग बाहरी प्रांगण के शिष्य होते थे। स्कूल में दाखिले की सारी जिम्मेदारियां उन्हीं के सिर पर डाल दी जाती थीं। बाहरी दरबार के शिष्य वे ही थे जो कठिन और कृतघ्न कार्य करते थे। न केवल स्कूल में उनकी स्थिति सबसे कम थी, बल्कि बाहरी लोग भी उन्हें नीची नजर से देखते थे। इसका कारण बहुत सरल था। यदि वे बाहरी दरबार के शिष्य थे, तो इसका मतलब था कि उनकी योग्यता बहुत खराब थी और उनके लिए अपने पूरे जीवन में कोई बड़ी उपलब्धि हासिल करना बहुत कठिन था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें तिरस्कृत किया जाता था। अरे, यह रवैया क्या है? क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? एक महिला जो खूबसूरत कपड़े पहने हुए थी, उसके साथ एक लड़का था और वह एक युवक की ओर इशारा करके जोर से चिल्ला रही थी। मुझे बहुत खेद है। अब बहुत देर हो चुकी है और स्कूल जल्दी ही बंद हो जाएगा। कृपया कल फिर आए। युवक का नाजुक चेहरा अभी भी जवान और कोमल था, लेकिन उसकी भौहों के बीच उसमें थोड़ी वीरता की भावना थी। उसे चू फेंग कहा जाता था। इस साल वह 15 साल का था और वह एज्योर ड्रैगन स्कूल के बाहरी दरबार के हजारों शिष्यों में से एक था। हालांकि वह एक बाहरी दरबारी शिष्य था, चू फेंग बाकी सभी से अलग था। वह दूसरों से कमतर नहीं महसूस करता था और वह खुद को नीचा नहीं दिखाता था। दूसरों के साथ व्यवहार करते समय उसे डर या घबराहट महसूस नहीं होती थी और वह बहुत शांत था। कल फिर आना। तुम्हें लगता है मैं बेवकूफ हूं? ये पहाड़ हैं। तुम हमें सोने कहाँ दोगे? लेकिन आत्मिक क्षेत्र के दूसरे स्तर पर पहुंचने के बाद व्यक्ति को आध्यात्मिक ऊर्जा को संघनित करने के तरीकों का उपयोग करना चाहिए। केवल वे लोग ही जो अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को अपने डेंटियन में सफलतापूर्वक संघनित कर लेते हैं, वे ही मार्शल साधना में अपना मार्ग सही मायने में शुरू कर सकते हैं।
चू फेंग का शरीर बदल गया और इसने उसे आध्यात्मिक ऊर्जा को संघनित करने में असमर्थ बना दिया। उसके डेंटियन में दिव्य बिजली 9 भूखे जंगली जानवरों की तरह थी। चू फेंग द्वारा संघनित आध्यात्मिक ऊर्जा हमेशा उस दिव्य बिजली द्वारा निगल ली जाती थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे पता चला कि दिव्य बिजली ने उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा को अपने में समाहित कर लिया था, लेकिन इसकी एक सीमा थी। जब तक वह अपने डेंटियन को आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करता रहेगा, वह एक दिन उसे भर सकता है। और आज अंततः वह सफल हो गया। यह वास्तव में एक मजबूत भावना है। आध्यात्मिक ऊर्जा की अनंत मात्रा मेरे शरीर में उमड़ रही है, मानो वह मेरे शरीर को भेदकर बाहर निकल जाएगी। चू फेंग के लिए यह एहसास अकल्पनीय था। उसने कभी नहीं सोचा होगा कि दिव्य बिजली सीधे एक गोली में संघनित हो जाएगी और डेंटियन में जगह ले लेगी। दिव्य बिजली जो आध्यात्मिक ऊर्जा दे रही थी वह बहुत सघन थी और यह कल्पना से परे थी। वह जानता था कि 5 साल की लगातार साधना के बाद भी वह इतनी प्रबल आध्यात्मिक ऊर्जा को एकत्रित नहीं कर सकता। ऐसा करने का कारण था दिव्य बिजली। बड्स लेकिन ठीक उसी समय चू फेंग का शरीर अचानक अकड़ गया और उसकी अभिव्यक्ति भी काफी बदल गई। दिव्य बिजली बदल रही थी। उसकी शक्ति तुरंत कई गुना बढ़ गई और वह अचानक फिर से टूट गया और आत्मा क्षेत्र के चौथे स्तर पर कदम रखा। क्या कठिन समय खत्म हो गया है और अच्छा समय आ गया है? चू फेंग ने अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर ली और उसे महसूस हुआ कि उसके शरीर में मौजूद विस्फोटक शक्ति उसके 5 साल के कष्ट के लायक थी। अचानक लगातार 2 स्तरों को तोड़ते हुए मजबूत बनने की अस्पष्ट विधि अंततः वापस आ गई। उसने आंतरिक प्रांगण की दिशा की ओर गंभीर दृष्टि से देखा और बुदबुदाया, चू ज़ेन, मैं तुम्हारी संत आत्मा घास ले जाऊंगा। एज़्योर ड्रैगन स्कूल में शिष्यों की भर्ती वर्ष में केवल एक बार होती थी और हर बार यह 10 दिनों तक चलती थी। 10 दिन बाद वार्षिक आंतरिक शिष्य परीक्षा शुरू होगी। इस बार चू फेंग जो 5 साल से चुप था, वह भी भाग लेगा। परीक्षा स्थल एक विशाल भूमिगत महल था। भूमिगत महल के मुख्य हॉल में लोगों की संख्या समुद्र और पहाड़ों जितनी थी और संभवतः 10,000 से ज्यादा लोग थे। वहां उपस्थित अधिकांश लोग आत्मिक क्षेत्र के तीसरे स्तर पर थे, क्योंकि सभी जानते थे कि आंतरिक शिष्य परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम तीसरे स्तर पर होना आवश्यक है। हालांकि दूसरे स्तर पर भी शिष्यों का एक छोटा सा हिस्सा था और वे उलझन के बीच इसे पास करने की कोशिश करना चाहते थे। हर साल ऐसे लोग होते थे, लेकिन उनमें से ज्यादातर असफल हो जाते थे। हालांकि ध्यान देने लायक बात यह थी कि वहां चौथे स्तर के कुछ लोग भी थे। वे औसत दर्जे के लोग नहीं थे जो धीमी गति से प्रशिक्षण लेते थे, बल्कि उनमें से कुछ तो प्रतिभाशाली भी थे। उन्होंने जानबूझकर आंतरिक शिष्य परीक्षा में भाग लेने से पहले आत्मा क्षेत्र के चौथे स्तर तक इंतजार किया। कारण? इनाम के लिए। जब कोई तीसरे स्तर पर पहुंच जाता था, तो वह मार्शल कौशल का प्रशिक्षण शुरू कर सकता था। मार्शल कौशल बहुत शक्तिशाली आक्रमणकारी तरीके थे। वे न केवल पूरी ताकत का प्रदर्शन कर सकते थे, बल्कि वे लोगों को उनके शरीर की सीमाओं से परे शक्ति भी प्रदान कर सकते थे। इस कारण से युद्ध कौशल बहुत कीमती थे और यहां तक कि पीढ़ियों से चले आ रहे अमीर और शक्तिशाली परिवारों के पास भी ये कौशल नहीं थे। यही कारण था कि सभी प्रकार के परिवारों को अपनी युवा पीढ़ियों को साधना के लिए विभिन्न विद्यालयों में भेजना पड़ता था। प्रत्येक स्कूल में बड़ी मात्रा में मार्शल कौशल थे और एज़्योर ड्रैगन स्कूल के भीतर, जब तक आप एक आंतरिक कोर्ट शिष्य बन जाते हैं, आप मार्शल कौशल विकसित करना शुरू कर सकते हैं। युद्ध कौशल को भी श्रेणियों में विभाजित किया गया था तथा सबसे कमजोर से लेकर सबसे मजबूत तक 9 श्रेणियां थीं। आंतरिक प्रांगण में सर्वोत्तम मार्शल कौशल पुस्तक केवल रैंक 3 की थी, लेकिन वार्षिक आंतरिक शिष्य परीक्षा में इसे पास करने वाले पहले व्यक्ति को रैंक 4 मार्शल कौशल पुस्तक मिलेगी।
यही कारण था कि वे लोग बाहरी कोर्ट में प्रशिक्षण लेना पसंद करते थे और आंतरिक कोर्ट में प्रवेश नहीं करते थे। यह रैंक 4 मार्शल स्किल बुक के लिए था। देखो, क्या यह यांग तियान यू नहीं है? वाह, यह वास्तव में वही है। वह 13 साल की उम्र में ही स्पिरिट रैंक के चौथे स्तर पर पहुंच चुका है। ऐसा लगता है कि इस परीक्षा में पहला स्थान उसी का होगा। लोगों के इस सागर में एक युवक ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। अधिक सटीक रूप से कहें तो वह एक लड़का था। बाहरी प्रांगण में हजारों की संख्या में शिष्य थे और उनमें से अधिकांश अज्ञात व्यक्ति थे। हालांकि जिन मुख्य पात्रों पर लोगों का ध्यान गया, वे अधिकतर प्रतिभाशाली लोग थे, जिनमें से यह यांग तियान यू भी एक था। ऐसा नहीं हो सकता। यांग तियान यू में चाहे जितनी भी योग्यता क्यों न हो, वह आखिरकार एक बच्चा ही है। उसके लिए प्रथम आना बहुत मुश्किल होगा। एज्योर ड्रैगन स्कूल में कई अज्ञात प्रतिभाएं हैं और कभी-कभी प्रतिभाशाली लोग औसत दर्जे के लोगों को हरा नहीं पाते हैं। उदाहरण के लिए, वह डुआन युक्सवान, बाहरी दरबार के एक अन्य शिष्य ने अपनी उंगलियों से एक ठंडे युवक की ओर इशारा किया। उस व्यक्ति का नाम डुआन युक्सवान था। वह 6 साल से एज्योर ड्रैगन स्कूल में है और वह भी मूल रूप से एक अज्ञात व्यक्ति था। लेकिन कुछ महीने पहले उसने अप्रत्याशित रूप से एक आंतरिक शिष्य को हरा दिया जो आत्मा क्षेत्र के चौथे स्तर पर था। इस वजह से उसका नाम व्यापक हो गया और वह बाहरी दरबार का केंद्र बिंदु बन गया। शांत रहो। अचानक एक तेज और स्पष्ट आवाज गूंजी। स्रोत को देखते हुए हर कोई बिना कुछ सोचे समझे देखता रह गया। उन्होंने हॉल में ऊंचे मंच पर 1 दर्जन से ज्यादा छायाएं देखी। हम्फ, तुम? अगर तुम आंतरिक शिष्य परीक्षा पास कर सकते हो, तो मैं इस साल की पूरक संत आत्मा घास तुम्हें दूंगा। चू जेन ने घृणा से चू फेंग को देखा। क्या यह सच है? चू फेंग को वास्तव में इस पर विश्वास नहीं हुआ। चू युए गवाह होगा। लेकिन अगर तुम पास नहीं हो पाए तो क्या होगा? तो इस साल मुझे जो संत आत्मा घास मिलेगी वह आपकी होगी। उस वाक्य को पीछे छोड़ते हुए चू फेंग ने खुद को बाहरी दरबार के शिष्यों के काम में झोंकना जारी रखा। चू जेन, हम परिवार हैं। आपको हमेशा चू फेंग के लिए चीजों को इतना मुश्किल क्यों बनाना पड़ता है? चू यू ने झुंझलाहट के साथ चू जेन को देखा। परिवार? चू यू, तुम्हें पता होना चाहिए कि चू फेंग हमारे चू परिवार का हिस्सा नहीं है। 5 साल तक स्कूल में रहने के बाद भी वह आंतरिक शिष्य परीक्षा पास नहीं कर पाया है। वह हमारे चू परिवार के लिए बिल्कुल कलंक है। पूरे चू परिवार में कौन उसे पसंद करता है? केवल तुम ही उसके साथ अच्छा व्यवहार करते हो और तुम उसे इस्तेमाल के लिए अपनी खुद की संत आत्मा घास भी देते हो। चू जेन को वास्तव में समझ नहीं आया। तुम सच में मूर्ख हो। चू युए थोड़ा गुस्से में थी और एक पल के लिए उसे घूरने के बाद वह चली गई। दूसरी ओर चू जेन मुस्कुराया। वह वास्तव में खुश था। हालांकि उसे चू यू की संत आत्मा घास नहीं मिली थी, लेकिन वह जानता था कि इस साल चू फेंग की संत आत्मा घास निश्चित रूप से उसकी होगी। रात के कुछ समय बाद बाहरी प्रांगण के शिष्यों के विश्राम क्षेत्र में चारों ओर पूर्ण अंधकार छा गया। पूरे दिन व्यस्त रहने के बाद सभी बहुत थक गए थे और जल्दी सो गए। केवल चू फेंग का कमरा अभी भी रोशनी से जगमगा रहा था। वह बिस्तर के सामने बैठ गया, चू युए द्वारा दी गई संत आत्मा घास निकाली और बुदबुदाया, मुझे आशा है कि यह संत आत्मा घास आपको तृप्त कर देगी। ऐसा कहने के बाद चू फेंग ने अपनी दोनों आंखें बंद कर ली, संत आत्मा घास को अपनी दोनों हथेलियों के बीच जकड़ लिया और एक अजीब तरह से हाथ की मुहर बना ली। उसी क्षण संत आत्मा घास के अंदर की आध्यात्मिक ऊर्जा चू फेंग के शरीर में उसकी हथेली के माध्यम से प्रवेश करने लगी और यह उसके डेंटियन में एकत्रित हो गई। तमिलनाडु, डेंटियन। उसी समय चू फेंग के डेंटियन से चबाने की आवाज आई जैसे कि कुछ खा रहा हो। यदि आप उसकी त्वचा के माध्यम से देखते
तो आप पाते कि चू फेंग के डेंटियन के गहरे हिस्से में बिजली का एक टुकड़ा मौजूद था। बिजली की उस चमक में 9 रंग थे और हर रंग एक विशाल बिजली के जानवर जैसा था। इससे एक भयानक आभा निकलती थी जो इस दुनिया में नहीं थी।